Hello everyone, and first of all a very happy new year to everyone. आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम अपना सीरीज़ जो चालू किए थे 2025 में ही रिलेटेड था PYQ क्वेश्चन से, VPO के PYQ क्वेश्चन से, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और ये सीरीज़ प्रयास ये है कि ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहे और आपसे जो भी लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या जो भी लॉ से रिलेटेड समस्याएं हैं, खास करके क्वेश्चंस को लेकर, जो PYQ क्वेश्चंस हैं उनको लेकर वो आपकी सॉल्व हो सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न अगर हम देखें, जैसा कि हमारे स्क्रीन पे है, पहला प्रश्न अगर हम देखें, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द रेफरेंस एंड रिवीजन आर प्रोवाइडेड अंडर विच चैप्टर ऑफ द BNSS। आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि किस चैप्टर के अंतर्गत दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि आपसे चैप्टर रिलेटेड, सेक्शन वाइज रिलेटेड और सेक्शंस के अंतर्गत जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उससे भी रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उससे भी आपको उन प्रश्नों को अच्छे से आपको याद होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, एलिमेंट्स अच्छे से आपको रिवाइज होना चाहिए, प्रॉपर सेक्शन आपको कहाँ दिया गया है, कौन सा सेक्शन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अब CRPC से BNS की तरफ, जो आपका BNSS की तरफ जो आपका सिलेबस है उसमें सेक्शंस ओरिएंटेड क्वेश्चन आपसे से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम पहला प्रश्न देखें तो पहले प्रश्न का अगर हम आंसर देखें तो आंसर डायरेक्ट है कि चैप्टर 32 के अंतर्गत है। अब यहीं तक हमें नहीं समझना है, हमें यह देखना है कि ये जो रेफरेंस है या रिवीजन है या इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं और भी जो चैप्टर्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें निहित की गई हैं और क्या होता है। तो अगर हम बात करें, जैसे इसी के अंतर्गत अगर हम देखें चैप्टर 31 की बात करें तो ये अपील से डील करता है, अपील से रिलेटेड है। अपील के प्रोविजंस इसके अंतर्गत निहित हैं जो कि प्रोवाइडेड हैं या जो कि दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो एक्सप्रेसली जो कि प्रोवाइडेड है, अगर हम देखें तो 413 से लेकर 435 तक। तो इस बात को भी आप एक्सप्रेसली समझ सकते हैं कि कहां से लेकर कहां तक के जो अपील के प्रावधान है वो दिए गए हैं। दूसरी बात जो जानने योग्य है वो ये है कि अपील जो होता है या अपील का जो प्रोसेस होता है या प्रोसीजर होता है वो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ सूट या कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ केस होता है, केस का ही पार्ट होता है या सूट का ही पार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ अदर जो उसके साथ साथ जो रेमेडीज हैं, जैसे अगर हम बात करें रेफरेंस की, अगर हम बात करें रिवीजन्स की, तो जो रेफरेंस है वो क्या है। रेफरेंस सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करें या जानने की कोशिश करें तो किस चैप्टर के अंतर्गत दिया गया है, चैप्टर 32 के अंतर्गत दिया गया है। और कहां से लेकर कहां तक दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा सेक्शन 436 से लेकर आपका जो यहां पे एक्सप्रेसली प्रोवाइड है वो कहां तक है, 445 तक। तो याद रखिएगा ये डील करता है आपका रिवीजन, रेफरेंस एज वेल एज रिवीजन। अब रेफरेंस है क्या, रेफरेंस अगर हम बात करें तो रेफरेंस कोई भी ऐसा प्रश्न, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, जरूरी है किसी एक केस के लिए, किसी पर्टिकुलर केस के लिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के द्वारा, जो कोर्ट हैं सबऑर्डिनेट उनके द्वारा ये प्रश्न डिसाइड होना आवश्यक है, जो कि रिलेटेड है, किस चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी एक्ट के, किसी ऑर्डिनेंस से या किसी रेगुलेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो इस प्रश्न को, जो प्रश्न उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड है, उससे संबंधित है, तो उसको जानने के लिए जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो रेफरेंस करता है किससे, हाई कोर्ट, या फिर अगर हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट से। तो ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रश्न जो उठा है किसी एक्ट से रिलेटेड है, किसी रेगुलेशन से रिलेटेड है, तो उसको जो है पूछा जा रहा है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के द्वारा, किससे, सुपीरियर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, या हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट से। तो इस दशा को हम, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस मेड टू डू। और ये प्रक्रिया कहां से कहां तक है, अगर हम देखें रेफरेंस और रिवीजन का, तो 436 से लेकर 445 तक प्रोवाइडेड है। अब अगर हम बात करें रिवीजन की, तो रिवीजन आप अगर देखें तो इंफीरियर कोर्ट के ऑर्डर से का रिवीजन होता है सुपीरियर कोर्ट के द्वारा। मींस यहाँ पे जो हाई कोर्ट है,
जो हाई कोर्ट है, साथ ही साथ जो सेशन कोर्ट है, वो भी रिवीजन का पावर रखती है। तो याद रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड रिवीजन। तो याद रखिएगा रेफरेंस कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट और अ सुप्रीम कोर्ट बाय द हाई कोर्ट, एंड रिवीजन कैन बी मेड टू द सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, या जो भी आपका हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग। तो ये देखिए इतने प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इतने प्रश्न आपसे बन सकते हैं या पूछे जाने की उम्मीद है। अब देखिए अगर और अदर चैप्टर्स की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें चैप्टर 30 की, तो ये बात करता है कन्फर्मेशन ऑफ अ दिस सेंटेंस, और अगर हम बात करें चैप्टर 29 की, तो ये बात करता है ऑफ जजमेंट की। ध्यान दीजिएगा यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न अगर हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच है। बाकी अगर हम देखें तो इनमें से जो 3 ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, एक ही ऑप्शन है जो करेक्टली मैच है। लेकिन आप इसे तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप पर्टिकुलर सेक्शन से अवेयर रहेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि बीएसए के सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है या बीएसए के प्रॉपर सेक्शन बेसिस पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगर हम पहला ऑप्शन अपना देखें तो बर्डन ऑफ प्रूफ एज अ पर्टिकुलर फैक्ट सेक्शन 109 ऑफ द बीएसए, ये सही नहीं है। कहाँ दिया गया है? 106 के अंतर्गत दिया गया है। इंडिसेंट एंड स्कैंडुलस क्वेश्चन सेक्शन 154 ऑफ द बीएसए, ये करेक्ट है आपका। अब आइए दूसरा भी ऑप्शन हम देख लें, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद अ लीगल एडवाइजर अंडर सेक्शन 132 सब सेक्शन 2 ऑफ द बीएसए, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें सेक्शन 132 का बीएसए के अंतर्गत, तो बात करता है क्या? प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की, वो बात करता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की, और यहाँ पे बात की गई है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद अ लीगल एडवाइजर। ये कहाँ दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा ये दिया गया है सेक्शन 134 ऑफ द बीएसए के अंतर्गत, तो ये भी ध्यान होना चाहिए आपको। अब ध्यान यहाँ पे एक बात आपको और देना है कि इन सेक्शन से रिलेटेड अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक सुमोटो कॉग्निजेंस लिया था, केस का नाम था इन रे समनिंग एडवोकेट्स, कि एडवोकेट्स और क्लाइंट्स के बीच में जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं उनको समनिंग जब किया जाता है किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, तो क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ये डिटेल्ड में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक्सप्रेस किया था। और वहीं पे इन दोनों प्रोविजंस के बारे में बात किया था कि 132 के अंतर्गत जो चीज़ें आ रही हैं वो 134 के अंतर्गत आए, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसकी डिटेलिंग साथ साथ ये केस लॉ आपके लिए देखिए कितना प्रश्न, कहाँ से प्रश्न आपसे कितनी जगह से आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप इन चीज़ों से भी अवेयर हैं तभी ऐसे प्रश्न आप जो है अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर हम देखें क्वेश्चंस इंटेंडेड टू इंसल्ट एंड, अगर इसकी बात करें हम तो ये भी अगर हम देखें तो ये भी करेक्ट नहीं है। ये कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 155 ऑफ द बीएसए। तो प्रश्न देखने में आपको इजी लग रहा होगा, या जिन्होंने सेक्शन देखा है या जो सेक्शन से अवेयर है वो कर लेंगे, बट प्रश्न और कैसे बन सकते हैं ये भी जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इनके साथ साथ अगला प्रश्न अगर हम देखें, अगला प्रश्न अगर हम समझने की कोशिश करें, ए विशेस टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, ए मस्ट प्रूव बीज दैट द प्रोविजन ऑफ द बीएसए रिलेटेड टू। अब ये देखिए पूछ रहा है आपसे कि अगर किसी को डाइंग डिक्लेरेशन या किसी के डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करना है तो जो पहली चीज़ है वो ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिसकी डेथ हुई है वो वो एक्चुअली में उसकी डेथ हुई है या डेथ उसकी हुई है या नहीं। इस चीज़ का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो पूछ रहा है किस सेक्शन के अंतर्गत है, आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हम देखें एक आपका प्रोविज़न है और वो प्रोविज़न आपका निहित है चैप्टर 7 के अंतर्गत ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ के अंतर्गत। वहां पे जो प्रोविजन है वो क्लियरली मेंशन करता है, क्लियरली आपको एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग ऑफ अ फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। इसके अंतर्गत इलस्ट्रेशन ए के अंतर्गत सिमिलर इलस्ट्रेशन प्रोवाइड किया गया है। तो आपसे पूछा गया है, इस प्रश्न के अंतर्गत पूछ रहा है कि किस सेक्शन के अंतर्गत ये है। तो ध्यान दीजिएगा सेक्शन 107 के अंतर्गत ऑफ द बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये भी फैक्ट्स आपके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अब ये प्रश्न हो सकता है मेंस में आपसे पूछ ले इलस्ट्रेशन बेस पे, तो अगर आप इन फैक्ट से अवेयर हैं 107 के अंतर्गत जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो उन फैक्ट से अवेयर हैं, तो आप इनको इस प्रश्न को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेक्शन 26 की,
तो सेक्शन 26 ऑफ बीएसए क्या बात करता है? सेक्शन 26 ऑफ बीएसए रिलेवेंसी ऑफ अ डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है, जो कि पहले 32 हुआ करता था। तो ऐसे चीज़ें आपको अवेयर होना चाहिए, और चीज एक एक सेक्शन को आप कैसे लिंक करते हैं, किस प्रकार से समझते हैं, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 ऑफ द बीएसए द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड। देखिए चैप्टर 5 ऑफ बीएसए से प्रश्न पूछा गया है, और चैप्टर 5 के सेक्शन 56 से ये प्रश्न पूछा गया है। तो कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट मे प्रूव ईदर बाई, देखिए यहां पे दिया गया ईदर बाई प्राइमरी एविडेंस और बाई सेकेंडरी एविडेंस। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न है। अगर आप इस सेक्शन 56 से अवेयर हैं या सेक्शन 56 के बारे में आप जान रहे हैं, तो पहली ही बेसिस पे आप जो देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस दोनों की बात वहां पे की गई है। तो ये आपका डायरेक्ट प्रश्न था इस बेसिस पे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द बीएनएसएस, यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, सीआरपीसी था, अब ये है सेक्शन 11। According to section 11 of the BNSS, a special judicial magistrate may be appointed for a term of, अब देखिए प्रावधान आपसे पूछा जा रहा है, एक्सप्रेसली पूछा जा रहा है। अगर हम देखें और इसकी डिटेलिंग पे आप जाएंगे, या अगर आप सेक्शन 11 को देखेंगे, तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 से रिलेटेड ये प्रावधान है। 2 से रिलेटेड आपसे पूछा गया है कि जो अपॉइंट होगा वो कितने समय के लिए अपॉइंट होगा, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो पहला तो आप जानिए कि सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्या है। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता है कि हाई कोर्ट ऑन अ रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट अ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसकी एक्सप्रेसली बात करता है। लेकिन अगर 11(2) की हम बात करें बीएनएसएस के अंतर्गत, तो वो बात करता है, एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता है टर्म की बात करता है, और वहां पे एक्सप्रेसली दिया गया है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ध्यान दीजिएगा कि आप डायरेक्ट प्रश्न इसका सॉल्व कर देंगे, या डायरेक्ट प्रश्न अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ उससे रिलेटेड प्रोविजन या उससे रिलेटेड जो अदर प्रश्न बन सकते हैं, अगर उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। तो इसके साथ साथ भी इसको पढ़ते चलिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगर हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द बीएसए डज नॉट डील विद अ क्रिमिनल मैटर। ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा स्पेसिफिक सेक्शन है जो क्रिमिनल मैटर से डील नहीं करता है। तो अगर हम बात करें तो सेक्शन 21 एडमिसिबल होता है। किस बेसिस पे एडमिसिबल होता है, या किस बेसिस पे इसको एडमिशन माना गया है? एडमिशन माना गया है इन द केसेस ऑफ सिविल, या सिविल केसेस के आधार पर। डायरेक्ट प्रश्न था सेक्शन 23 से, सेक्शन 21 से रिलेटेड था। और डायरेक्ट प्रश्न अगर हम देखें आपसे सीधा पूछ रहा है कि क्रिमिनल मैटर पे, और बाकी अगर हम देखें 2 सेक्शन हैं, या जो 2 सेक्शन दिए गए हैं उनके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, तो ये प्रीवियस गुड कंडक्ट इन क्रिमिनल मैटर्स की बात करता है, और ये कन्फेशन की बात करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें तो 23(1) किसकी बात करता है? पुलिस के समक्ष। और 23(2) किसकी बात करता है? अगर हम बात करें तो पुलिस कस्टडी के अंतर्गत बात करता है। और जो प्रोवाइजो है वो कहता है कि कोई भी अगर अदर इंफॉर्मेशन जो कि रिलेवेंट है उस केस के लिए, तो उसकी रिलेवेंसी की बात करता है। तो ये भी चीज़ें आपको एक एक चीज़ें इंटरलिंक होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, कहाँ से प्रश्न बन सकता है ये भी आपको तैयार होना चाहिए। आप पूरी तरह से तैयार रहिए, तभी जो है ऐसे प्रश्न अगर बन रहे हैं तो आप उसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आगे चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और देखें, ए डिक्लेरेशन ऑफ अ फॉरफीचर अंडर सेक्शन 98 ऑफ द बीएनएसएस कैन बी सेट असाइड। ध्यान दीजिएगा कि पूछ रहा है 98 के अंतर्गत जो फॉरफीट किया जाता है उसको सेट असाइड करने की एप्लीकेशन कहाँ दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि 98 से ही क्या ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा? नहीं, 98 रेड विद सेक्शन 99। जब हम इन दोनों सेक्शंस को देखेंगे बीएनएसएस के अंतर्गत, तभी हम इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर हम 98 की बात करें तो 98 के अंतर्गत कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी ऐसी चीज़ें जो या कोई भी ऐसी बुक जो पब्लिश की जा रही है, अगर उसको फॉरफीट किया जा रहा है, कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। वहाँ पे एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है।
कब कर सकता है, क्या आधार बनेंगे कि इनको फॉरफिट किया जाए या इनको जब्त किया जाए, क्या बेस बनेगा इसका? तो इसका बेस बनेगा कि अगर वो चीज़ें या वो न्यूज़पेपर या वो बुकलेट या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि क्या कर रही हैं, स्टेट की, राज्य की सॉवरेन इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचा रही हैं, ये सिचुएशंस हैं। तो ऑफिशियल गजट पास करके क्या किया जाएगा, ऐसे प्रोहिबिशन को क्या किया, जिसे फॉरफिट किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि इससे रिलेटेड एप्लीकेशन, क्योंकि क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है कि इससे रिलेटेड कोई अगर एप्लीकेशन है, कोई अगर आपत्ति है तो वो कहाँ दर्ज कराई जाएगी, कहाँ उसके अगेंस्ट लाया जाएगा, केस लाया जाएगा, या कहाँ पे हम उसे कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 90, अगर हम बात करें 99 का सबसेक्शन 1 एक्सप्रेसली 98 को रिफर करते हुए बताती है कि कहाँ पे किया जाएगा, इन अ हाई कोर्ट। एप्लीकेशन इन अ हाई कोर्ट या सेट असाइड किसके द्वारा किया जाएगा, हाई कोर्ट के द्वारा। दोनों चीजें याद रखिएगा, एप्लीकेशन टू सेट असाइड या पूछ लिया सेट असाइड तो कहाँ होगा, हाई कोर्ट में होगा। क्लियर? लेकिन एक प्रश्न इसके साथ साथ और भी आपको जानना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है समझने के लिए कि ये एप्लीकेशन जिस दिन ऑफिशियल गजट हो रहा है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हो रहा है, उसके 2 मंथ के, मतलब 2 मंथ का टाइम पीरियड आपको दिया गया, तो 2 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर ही कर देना चाहिए। अब देखिए प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाएगा, कितने समय के लिए, किस सेक्शन के अंतर्गत एप्लीकेशन किया जाएगा, कब किया जाएगा। तो ये कई सारी चीज़ें जो इससे हैं वो बन सकती हैं, इसीलिए मैंने आपको इसके साथ लिंक करके ये भी चीज़ें बताई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ BNSS कैन अ कोर्ट कन्वर्ट अ सम्मन केस इनटू अ वारंट केस। ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिसके अंतर्गत सम्मन केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कोर्ट के द्वारा, या कोर्ट के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो जानना आवश्यक है वो ये है कि जो सम्मन केस का ट्रायल है वो कहाँ दिया गया है या कहाँ से लेकर कहाँ तक वो एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है। तो अगर हम बात करें एक्सप्रेसली बेसिस पे तो 274 से लेकर 282 तक दिया गया है। कहाँ पे, किस चैप्टर के अंतर्गत? तो हम देखें तो चैप्टर 21 के अंतर्गत ये चीजें एक्सप्रेसली प्रोवाइड की गई हैं। और सेक्शन 282 इस बात को स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस करती है, जो कि आखिरी सेक्शन है इस चैप्टर का, एक्सप्रेस करता है कि सम्मन केसेस कन्वर्टेड इनटू अ वारंट केसेस। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सम्मन केसेस कन्वर्टेड या सम्मन केस कन्वर्टेड इनटू अ वारंट केस का क्या, अगर हम देखने की कोशिश करें कि सम्मन केसेस कौन से केसेस होते हैं जिनकी यहाँ बात हो रही है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1X को अगर हम देखें तो उसके अंतर्गत सम्मन केसेस बताए गए हैं कि विच इज नॉट अ वारंट केसेस। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे उन्हीं केसेस को कन्वर्ट किया जाएगा जिनका इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ से ऊपर हो, एक्सीड कर रहा हो। तो ये भी फैक्ट्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो। फिर आइए अगला प्रश्न देखें, सेंटेंस विच द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, और बस ये है कि प्रश्न जब भी आपसे ऐसे पूछे जाएं तो आप उन्हें अच्छे से पढ़िए और उनके साथ साथ जो अदर इसके प्रोविज़न है या अदर जो पार्ट्स हैं उन पे भी विशेष करके ध्यान दीजिए। तो आपसे पूछा गया कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मीन्स CJM सेंटेंस कितना पास कर सकता है। तो इससे रिलेटेड पहली चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रोविज़न कहाँ है। तो अगर हम देखें तो सेक्शन 23 ऑफ BNSS के अंतर्गत दिया गया है। 23(1) के अंतर्गत बताया गया है, एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है कि अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में नॉट पास अ डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अ सेंटेंस एक्सीडिंग, ध्यान दीजिएगा, एक्सीडिंग 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो अब बस इसी आधार पे अगर हम देखें तो सेंटेंस ऑफ डेथ नहीं, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ नहीं, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर नहीं, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म लेस देन 7 ईयर मीन्स 7 साल तक या 7 साल से कम तक, लेकिन 7 साल से अधिक नहीं। तो आप ऐसे इसे एलिमिनेट कर देंगे इसके जो अदर ऑप्शन है उसको, अगर आप इन प्रोविजन से अवेयर हैं। एक्सप्रेसली दिया गया है, कहाँ दिया गया है? 23 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। साथ साथ आगे और देख लेते हैं 23 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत क्या दिया गया है। तो 23 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत बात किया गया है सेंटेंस पास बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट के बारे में बताया गया है।
जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट के बारे में बताया गया है, और 23(3) के अंतर्गत क्या बताया गया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास सेकंड के बारे में बताया गया कि कितना सेंटेंस पास कर सकता है। और साथ ही साथ अब यहां उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो कितने साल तक, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। साथ ही साथ और फाइन की अगर हम बात करें, कितना फाइन की अगर हम बात करें तो 50,000 और बोथ, और एक शब्द यूज किया गया है कम्युनिटी सर्विसेज। याद रखिएगा कि इसको लिंक कीजिएगा सेक्शन 4F से, जो कि कहां दिया गया है, BNS के अंतर्गत दिया गया है, क्योंकि कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट इज इंट्रोड्यूस नाउ। अब इसी के साथ 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 में अगर हम बात करें जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास सेकंड की, तो सेकंड की अगर हम बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, और फाइन कितना, फाइन आप देखें 10,000। आपसे देखिए ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बोथ की बात की गई है, और कम्युनिटी सर्विस। और ध्यान दीजिएगा सेक्शन 23 ऑफ द BNSS के अंतर्गत ही एक्सप्लेनेशन के रूप में बता दिया गया है कि कम्युनिटी सर्विस मीन्स व्हाट, और इसको लिंक करेंगे कहां से, सेक्शन 4 से, सेक्शन 4 के F से, जहां पे कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है क्या कि ऐसी सर्विस कन्विक्ट, याद रखिएगा जो कन्विक्ट होता है उसके लिए है ये कि कन्विक्ट किया गया है, उसको ऐसी सर्विस देनी होती है टू द सोसाइटी की बात की गई है, सोसाइटी को, जो कि विदाउट रेम्युनरेशन होती है, बिना किसी पेमेंट के होती है। तो ये चीजें भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए प्रश्न आपसे सीधा है, प्रश्न आपसे सिंपल डायरेक्ट पूछा गया है, लेकिन उस प्रश्न से रिलेटेड और कितने फैक्टर्स तैयार हो सकते हैं और कितने फैक्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो इन फैक्ट्स को भी आप अवेयर रखिए। आगे देखते हैं लास्ट प्रश्न जो हमारा है, जो डायरेक्ट पैराबेस पे है। अगर हम देखें, who among the following paras of UP police regulation has it been laid down that the constable of the civil police shall not be armed except on special occasion, except on special occasion। स्पेशल ओकेजन को छोड़कर आम नहीं कर सकता। तो कहाँ ये चीज़ें दी गई हैं या कहाँ इस तरीके के प्रावधान को निहित किया गया है, तो डायरेक्ट है पैरा 61 के अंतर्गत। पैरा 61 ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट, सच टाइप ऑफ प्रोविजन इज बीन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। तो ध्यान दीजिए कि ये जो 10 प्रश्न थे उनका एक्सप्लेनेशन जो था, एक्सप्लेनेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रश्न अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट है, हर कोई ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर लेंगे, लेकिन जो उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है या जो उससे रिलेटेड सेक्शंस हैं या जो उससे रिलेटेड इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, प्रश्न वहाँ से भी बन सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अवेयर हैं तो आपका रिवीजन भी हो रहा है, आपकी तैयारी भी हो रही है, और साथ ही साथ आपके इसेंशियल एलिमेंट्स एज वेल एज अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं जो इसेंशियल एलिमेंट्स बेस्ड हैं तो वो भी आपके तैयार हो रहे हैं। तो इस प्रकार से तैयारी कीजिए, बिल्कुल आपको सफलता प्राप्त होगी, 100% आप सफल होंगे। बस रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।